ये वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बाष्पोत्सर्जन, रंध्रों का खुलना तथा बंद होना, यानी कि रंध्र किस तरह से खुलते हैं और किस तरह से बंद होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रंध्र क्या होते हैं। रंध्र जो है हरे पौधों की पत्तियों पर पाए जाते हैं, निचले सतह पे ज़्यादा होते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन इन्हीं से होता है। पौधे लगभग 98% पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं। तो बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या हुई? पौधों के वायवीय भागों से पानी का वाष्प के रूप में उड़ने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मूल रोमों द्वारा पौधे जमीन से बहुत अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करते हैं। जल की कुछ ही मात्रा पौधों के उपयोग में आती है। अवशोषित जल, जैसा मैंने बताया, अवशोषित जल का 98% पौधे के वायवीय भागों जैसे लीव्स और स्टेम्स, पत्तियां और तने से वाष्प के रूप में वायुमंडल में आ जाता है। तो जो जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है, जैसे रेगिस्तानी इलाकों में, वहाँ पर पत्तियां जो हैं वो कांटों का रूप धारण कर लेती हैं। आपने देखा होगा नागफनी में जो कांटे दिखाई देते हैं वो असल में कांटे नहीं हैं, वो पत्तियां हैं। तो इससे बाष्पोत्सर्जन को कम किया जाता है। पौधे बाष्पोत्सर्जन कम करते हैं और पानी को बचा लेते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने तरह से बाष्पोत्सर्जन हो सकता है? तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन 3 तरह से हो सकता है। पहला है बाई स्टोमेटा, रंध्रों द्वारा बाष्पोत्सर्जन। नंबर 2, क्यूटिकुलर, उपत्वचा द्वारा बाष्पोत्सर्जन। नंबर 3, बाई लेंटिकुलर, पात रंध्रों द्वारा बाष्पोत्सर्जन। तो हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे रंध्रों द्वारा बाष्पोत्सर्जन, मगर पता होना चाहिए कि क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ये पौधों के तनों में होता है और ये बादरंध्र छालों के बीच भी, जो पौधों की जो छाल है उसके बीच में जो स्पेस होता है, स्थान होता है, वहाँ पर से बाष्पोत्सर्जन होता है। तो रंध्रों द्वारा बाष्पोत्सर्जन किस तरह से होता है? रंध्र मुख्यतः पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्तियों की बाह्य त्वचा पर, यानी कि जो निचली सतह है उस पर रंध्र सबसे ज़्यादा होते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स होती हैं। इनमें रंध्र को छोटा, बड़ा या बंद करने की क्षमता होती है। जो गार्ड सेल्स होती हैं इनमें दिखाया गया है गार्ड सेल्स, ये हैं। जो है बंद करने या छोटा करने या बड़ा करने की क्षमता होती है इन गार्ड सेल्स में। प्रत्येक रंध्र की संरचना सेम के बीज की तरह होती है। इसकी बाहरी भित्ति पतली, आउटर वाल जो है वो पतली होती है और भीतरी भित्ति, इनर वाल, मोटी थिक होती है। इसमें हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दोनों गार्ड सेल्स के बीच में एक छिद्र पाया जाता है। रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं और रात्रि के समय बंद रहते हैं। रंध्र का ये चित्र दिया है, इसमें दिखाया गया है क्लोरोप्लास्ट, कंपेनियन सेल्स, गार्ड सेल्स, न्यूक्लियस, ये थिक लेयर, थिन लेयर। तो ये स्टोमेटा, ए वाला जो है वो क्लोज स्टोमेटा और बी वाला जो दिखाया गया है वो ओपन स्टोमेटा। ये कैसे होता है? वो क्लोजिंग और ओपनिंग की जो मैकेनिज्म कैसे होती है उसको हम आपको बताएंगे।
कि ये स्टोमेटा कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। रात्रि के समय द्वार कोशिकाओं में यानी गार्ड सेल्स में मंड अधिक होता है, मंड यानी स्टार्च। लेकिन प्रकाश के समय ये फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, जब अंधेरा होता है तो स्टार्च ज़्यादा होता है, मगर जब दिन होता है, रोशनी होती, प्रकाश होता है, तो फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में शर्करा में बदल जाता है। जबकि पर्णमध्योतक कोशिकाएं यानी कि मीजोफिल सेल्स में ठीक इसके विपरीत होता है। दिन के समय स्टार्च के विलयशील शर्करा में बदल जाने से गार्ड सेल्स के कोशिका रस का परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और ये मीजोफिल सेल से यानी पर्णमध्योतक कोशिकाओं से जल अवशोषित कर स्फीति हो जाती हैं, फैल जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तथा शर्करा अघुलनशील मंड में यानी जो ग्लूकोज है वो अघुलनशील नॉन सॉल्युबल स्टार्च में बदल जाती है, जिसके फलस्वरूप गार्ड सेल्स का परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और पानी बाहर निकल जाता है, जिससे गार्ड सेल्स शिथिल हो जाती हैं यानी श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो बंद रंध्र कब होंगे? जब गार्ड सेल्स शिथिल हो जाएंगी तब रंध्र बंद हो जाएंगे, और जब गार्ड सेल जो हैं वो अवशोषित कर स्फीत हो जाती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं। थैंक यू।